नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इस ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे इस साइड में यूट्यूब के साथी, इस साइड में मेरे जूम के साथी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, संविधान सभा का 7वां सत्र चल रहा है। 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के बीच हुआ। और हमारे इस ऑनलाइन कार्यशाला की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि जिस दिन सभा की बैठक हुई उसी दिन हम भी उस पर चर्चा करने का काम करते हैं। 29 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में क्या हुआ, उस विषय पर चर्चा 29 दिसंबर 2023 को की जा रही है। जैसा आप जानते हैं, 29 दिसंबर से ठीक पहले यानी 28 दिसंबर को हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा करनी शुरू कर दी थी। इसी चर्चा को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। उपराष्ट्रपति किस तरह से चुना जाएगा, उस विषय पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ और प्रावधान है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो यूट्यूब और जूम के जो साथी हैं उनका मैं स्वागत हो खैर करता ही करता हूं। और जैसा मैंने पहले आप लोगों को कह रखा है, क्या कह रखा है कि आप फीडबैक लिंक जो आपको मिलता है उसको जरूर भरिएगा, उसमें सही शब्द लिखिएगा, अपना नाम सही लिखिएगा, संस्थान का नाम सही लिखिएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट काफ़ी लोगों के बन चुके हैं, इसलिए बन गए क्योंकि 2/3 जो हमने अटेंडेंस जो रखी थी उसके हिसाब से वो लोग फुलफिल जो कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट बन चुके हैं। कुछ लोगों के सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया जारी है। तो ये जो जूम के जो साथी जो जुड़ते हैं उनकी अटेंडेंस हम लोग इसी तरह से लेते हैं, फीडबैक लिंक के माध्यम से लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे 29 दिसंबर 1948 की। सभी साथियों को मैंने नमस्ते बोल दिया है। अब जल्दी से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जरा देखिएगा किस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही है। 29 दिसंबर 1948 उस दिन वहां बुधवार था, हमारे यहाँ बुधवार नहीं है, हमारे यहाँ अभी शुक्रवार है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। इसका मतलब संविधान सभा में आज कोई नया मेंबर आ रहा है। संविधान सभा में आज कौन नया मेंबर आ रहा है अभी हम लोग देखेंगे। और याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है, ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। 29 दिसंबर 1948 यानी हम संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में हैं और अभी भी संविधान सभा में कुछ लोग मेंबर बन रहे हैं। आज आप देख लेना, यस, संविधान सभा में मेंबर बनने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। एक मैं जूम के साथी और जो यूट्यूब के जो साथी हैं उनको बताना चाहता हूं, मुझसे कल किसी ने इंस्टाग्राम पर एक प्रश्न पूछा था कि सर संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये मुझसे प्रश्न पूछा गया। तो मैंने कहा संविधान सभा का गठन तो चलता रहा था, लगभग 1 साल तक चलता रहा था। तो उस मित्र ने कहा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, संविधान सभा का गठन तो हम जुलाई 1946 पढ़ते हैं। अरे भाई, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ, ठीक है, ये मान लेते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि देशी रियासतों के सदस्य भी तो संविधान सभा के मेंबर थे। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व पहले सत्र में नहीं हुआ, दूसरे सत्र में नहीं हुआ, ये पता होना चाहिए। तीसरे सत्र से कुछ एक मेंबर आने लगे। तो संविधान सभा के सदस्य निरंतर लिए जाते रहे। ये सब बहस करने से हम इसी को तो स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि संविधान के संदर्भ में कोई विभिन्न भ्रांतियां जो है वो दूर हो, नए जो तथ्य है वो सामने लाया जाए। और इस प्रकार के नए तथ्य मैं आपके सामने हमेशा रखने की कोशिश करता हूं। जितने तथ्य आएंगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि देखिए, अभी संविधान सभा में एक महिला मेंबर आज आएगी। अभी कौन आएगी महिला मेंबर, देखना। और बड़ा जबरदस्त प्रश्न बनता है। हम सब जानते हैं कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं को काम करने का मौका मिला था सदस्य के रूप में। कई बार मुझसे मित्र लोग प्रश्न पूछते हैं, सर पहले अधिवेशन में कितनी थी, कुल कितनी महिलाएं थी। तो आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं, संविधान सभा में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं था। कुल मिलाकर 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 24 जनवरी 1950 यानी लगभग 3 वर्ष की ये जो अवधि है, इस 3 वर्ष की अवधि में 15 महिलाओं को विभिन्न समय पर काम करने का मौका मिला। जैसे आज अभी हम लोग एनी मैसेकरिन की बात करेंगे,
आज 29 दिसंबर 1948 है। संविधान सभा के 6 सत्र पहले से हो चुके हैं, 7वां सत्र चल रहा है। एनी को पहली बार संविधान सभा में मेंबर बनने का मौका आज मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर 15 महिलाएं, ऐसे नहीं कि पहले दिन से ही 15 महिलाएं, या ऐसे नहीं कि 15 महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व थी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। 9 दिसंबर से लगाकर 24 जनवरी 50 तक अगर इस टाइम पीरियड को काउंट करें तो कुल मिलाकर 15 महिलाओं को संविधान सभा में काम करने का अवसर मिला। ये कंसेप्ट ही तो मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो अनुराग जी, ओम प्रकाश जी, अमर सिंह जी, रितेश भाई, सुरगी सहन, सबका ये मालूम होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि आप YouTube के जो साथी है वो जुड़ते रहते हैं, होते कटते रहते हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए। खैर, इसके बाद में संविधान के मसौदे पर चर्चा की जाएगी 29 दिसंबर 1948। फिर उपाध्यक्ष की सीट पर डॉक्टर H.C. मुखर्जी है। प्रातः 10 बजे बैठक शुरू हो रही है, प्रतिज्ञा ग्रहण की जा रही है, और मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, संविधान सभा में आज नए 2 मेंबर आ रहे हैं। एक का नाम है एनी मैसेकरिन, जो कि त्रावणकोर यानी केरल से है। और आप लोग जानते हैं संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं को जो काम करने का मौका मिला, उनमें से एक महिला देसी रियासत से थी, वो है श्रीमती एनी मस्करिन, जो कि त्रावणकोर केरल से है। 15 में से एक महिला देसी रियासत से थी, वो है एनी मस्करिन। ये नाम आपको याद रखना। 15 में से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में दूसरे मेंबर जो सीताराम जाजू है, जो संयुक्त प्रांत ग्वालियर, इंदौर, मालवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो संविधान सभा में आज मेंबर बन के आ रहे हैं। तो 2 नए मेंबर संविधान सभा में आए, ये भी मालूम होना चाहिए। तो भाई कैसा लग रहा है ये? एनी मैसेकरिन संविधान सभा में देसी रियासत से आ रही है, एकमात्र महिला है। 15 जो महिला है उनमें से एकमात्र महिला। ऐसे फैक्ट याद रखने आपको। अब उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि जो अनुच्छेद 55 पर जो हमारी कल चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूट्यूब के साथ ही थोड़ा सा ध्यान से रखिए, याद रखना, ये अनुच्छेद 55 आज का नहीं है, ये मसौदा संविधान का है। और मसौदा संविधान कब रखा गया? 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा 7वें अधिवेशन के प्रथम दिन रखा गया था। उसका अनुच्छेद 55 है, जिस पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। एल कृष्णस्वामी भारती, जो कि मद्रास से आते हैं, वो सबसे पहले इस विषय पर बात रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 55 पर सामान्य बहस हो रही है। सभा को स्मरण होगा कि कल मिस्टर नजरुद्दीन अहमद ने अपने नाम से एक संशोधन अर्थात 1220 उपस्थित किया था। यद्यपि हम उनके संशोधन को सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु मैं ये अनुभव करता हूं कि उनका तर्क बड़ा बलशाली है। अनुच्छेद 55 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्दों को निकालना चाहते थे। एक्चुअली में कल जब नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने अपना संशोधन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो शब्दावली है वो हटा देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इस विषय पर बहस हो चुकी है। क्या बहस हो चुकी है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसी शब्दावली का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां निर्वाचित होने वालों की संख्या 1 से अधिक होती है। आप लोगों से ये हमारा डिस्कशन हो चुका है, ऐसा आप जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। एल कृष्णस्वामी भारती कह रहे, जहां तक मैं उन्हें समझ पाया हूं, मेरे विचार से उन्हें मत के संक्रमण के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये प्रणाली जिन शब्दों में रखी गई है वे उन्हें ठीक नहीं समझते। वास्तव में उन्होंने ये कहा था कि जब एक ही उम्मीदवार चुने जाने वाला हो तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? एल कृष्णस्वामी नजरुद्दीन जी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। अब इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम पुकारते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसका खेद है कि इस अनुच्छेद के संदर्भ में जो भी संशोधन उपस्थित किए गए हैं उन्हें मैं एक को भी स्वीकार नहीं करता हूं। संविधान सभा में एक अनुच्छेद रखा जाता है, फिर संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उस अनुच्छेद पर अपने संशोधन रखते हैं। जब संशोधन रखते हैं तो उसके पीछे अपने तर्क देते हैं। तर्क देने के बाद में संविधान सभा में सामान्य वाद विवाद होता है, यानी संविधान सभा के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर सबसे अंत में बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बोलने के बाद में संविधान सभा में विभिन्न संशोधनों पर मतदान होता है, जिसमें संविधान सभा उसे स्वीकार कर भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। मेरे यूट्यूब के साथी जो है, जो नए जुड़ रहे हैं, उनको बता देता हूं, संविधान सभा में कभी बहुमत से संशोधन स्वीकार करते, कभी सर्वसम्मति से स्वीकार होते। वोटिंग करवाई जाती थी, बहुमत भी होता, सर्वसम्मति भी होती। इस बात को भी थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। वो क्या कह रहे हैं कि मैं सारे संशोधनों का आंसर नहीं दूंगा, केवल 2 संशोधन का आंसर दे रहा हूं।
पहला संशोधन मिस्टर ताहिर का है 1215। वे अपने संशोधन में प्रस्ताव करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो प्रणाली निर्धारित की गई वही उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। ये मिस्टर ताहिर ने कल रखा था संशोधन अपना। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? श्रीमान, संविधान के मसौदे में राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो अंतर किया गया वह इस कारण किया गया कि ये दो व्यक्ति जो है इनके कार्य भिन्न भिन्न है। राष्ट्रपति के कार्य भिन्न है, उपराष्ट्रपति के कार्य भिन्न है। राष्ट्रपति, आप जानते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और उसके पीछे कारण आप जानते हैं। राष्ट्रपति का संबंध राज्यों से बहुत निकटता के साथ होता है। वो राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम करते हैं। कई विधेयक भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही राज्य विधानमंडल में रखे जाते हैं। कई विधेयक भी विधानमंडल से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी राज्य में। तो राष्ट्रपति का राज्यों के साथ निकट संबंध है, उतना कोई संबंध उपराष्ट्रपति का नहीं है। इसलिए हमने ये विधि अलग अलग रखी है। ऐसा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि क्यों अलग रखी गई, इसके जवाब में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं अगर आप इस बहस को बहुत ढंग से देख रहे हैं तो। श्रीमान, संविधान के मसौदे में निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अलग किया गया क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के कार्य अलग है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है और उसकी शक्तियां केवल केंद्र के ही प्रशासन के संदर्भ में नहीं है बल्कि राज्यों के प्रशासन के संदर्भ में भी है। इसलिए वह आवश्यक है कि उसके निर्वाचन में न केवल संसद के सदस्य भाग ले बल्कि राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भी भाग ले। किंतु उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में ही सभापतित्व करना होता है। बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं, थोड़े काल के लिए उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस स्थिति में यह आवश्यक नहीं होता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडल के सदस्य भाग ले, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। फिर इसके बाद में दूसरा संशोधन जो कि 1219 है वो नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने रखा है। अब देखिए, याद हो तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय एकमात्र अनुच्छेद था जिसमें ज्वाइंट सेशन शब्द लिखा हुआ था, संयुक्त अधिवेशन शब्द लिखा हुआ था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा, ऐसा पहले लिखा हुआ था। आज भारतीय संविधान का एक भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त की गई है। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। कल एक संशोधन प्रस्ताव आया और उसमें कहा कि भाई ज्वाइंट असेंबली, ज्वाइंट मीटिंग जैसा शब्द जो लिखा हुआ है इस अनुच्छेद से हटा दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर इसका जवाब दे रहे हैं कि क्यों नहीं मैं इस संशोधन को स्वीकार कर रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या तर्क है, डॉक्टर अंबेडकर के खुद के शब्दों में देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि असेंबल शब्द को निकाल दिया जाए, जैसा मिस्टर नजरुद्दीन कह रहे हैं। इस अनुच्छेद में इस शब्द को इस कारण रखा गया कि मत पत्र को डाक से भेजने की प्रथा नहीं अपनाई जाए। मुझे लगता है, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ लोग अपने जो वोट है वो पोस्ट यानी मत पत्र जो है वो डाक से नहीं भेज दे, डाक से ना भेजे। इसलिए मैंने कहा कि दोनों हाउस की जब साथ में मीटिंग होगी तभी उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इसलिए मैंने असेंबल शब्द लिखा है, ज्वाइंट सेशन शब्द लिखा है, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तर्क दिया। वो कह रहे हैं कि लोग बाई पोस्ट अपना मत पत्र भेज सकते हैं और उसका मिसयूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार का प्रावधान किया। अब प्रोफेसर KT शाह ने जो संशोधन रखा उसके बारे में जरा देखिए। श्रीमान, जहां प्रोफेसर KT शाह के इस आशय का संशोधन का संदर्भ है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो अयोग्यता है उसका उल्लेख संविधान में होना चाहिए, मैंने इस संदर्भ में उस समय उत्तर दे दिया था जब उन्होंने इसी प्रकार का प्रश्न राष्ट्रपति के संदर्भ में रखा था। उस समय जो मैंने कहा कि संसद कानून बनाकर प्रावधान कर सकती है, यहां पर भी संसद को ही यह अधिकार है। श्री भारती और मिस्टर नजरुद्दीन अहमद ने वैकल्पिक मत शब्द प्रयोग करने के संदर्भ में जो सुझाव रखा उसके संदर्भ में मैं केवल ये कह सकता हूं कि यह प्रश्न केवल भाषा के अंतर का है और संभवतः मसौदा समिति बाद को इस प्रश्न पर विचार कर सके, परंतु चूंकि मैं किसी प्रकार का वचन नहीं देना चाहता, यदि वैकल्पिक मत से कोई सहारपूर्ण परिवर्तन हो तो इस पर किसी समय विचार करना संभव नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ओके ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का उद्बोधन हो गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जवाब हो गया।
तो अब हम एक एक करके इस अनुच्छेद के संदर्भ में जो संशोधन आया है उस पर मतदान करवा लेते हैं। जरा देखिएगा, पहला संशोधन यह था, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। संशोधन गिर गया। दूसरा संशोधन था, असेंबल एट ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त अधिवेशन वाला शब्द जो है हटा दिया जाए। संशोधन गिर गया। इसके बाद में नजरुद्दीन जी के नाम से संशोधन है, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए तो नजरुद्दीन जी पहले कहते हैं, नहीं मेरे वोटिंग मत करो, मैं तो इसको वापस लेता हूं, मैं इसको उपस्थिति नहीं करना चाहता हूं। क्या सभा आज्ञा देती है कि उन्हें मतदान के लिए उपस्थित नहीं किया जाए, उनको वापस लेने दिया जाए? ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं तो संविधान सभा कहती है हाँ इनको वापस लेने दिया जाए, उसके ऊपर वोटिंग मत करो। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला संशोधन आता है कि आइदर ऑफ पार्लियामेंट और, इन शब्दों की जगह पर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दी जाए। तो यह संशोधन क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ये सब कल संशोधन रखे गए थे, आज उसके ऊपर वोटिंग हो रही है। काउंसिल ऑफ स्टेट शब्दों के बाद में निम्नलिखित शब्द रखे जाए, इस प्रकार के सब, ये भी संशोधन गिर जाएगा, जिसमें यह कहा गया अयोग्यता के संदर्भ में कि राजद्रोह का अपराध हो या घूस लेने का अपराध हो, इस प्रकार की अयोग्यता संविधान सभा ने इसको भी अस्वीकार कर ली। और पोजीशन ऑफ एम्यूलमेंट शब्द आ जाए और ऑफ प्रॉफिट शब्द जोड़ दिया जाए, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर ने रखा था, ये स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 संविधान का भाग बन गया। यह अनुच्छेद 55 उपराष्ट्रपति के संदर्भ में था, यह बात भी आपने को मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 56, प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 56 को संविधान का भाग बना लिया जाए तो इसके ऊपर कई सारे संशोधन आते हैं। देखिए जरा, मैं एक एक करके बोल रहा हूं। संशोधन संख्या 1258, पहले विकल्प को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती है क्योंकि उसका संदर्भ केवल शाब्दिक परिवर्तन से उसका दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन संख्या 1258 का दूसरा विकल्प उपस्थित किया ही नहीं गया। अब प्रोफेसर केटी शाह के नाम 1259 है। प्रोफेसर केटी शाह अपना संशोधन लेकर आ रहे हैं। प्रोफेसर केटी शाह, नाम तो जानते होंगे, प्रोफेसर केटी शाह मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। संविधान सभा में सबसे ज्यादा संशोधन रखने वाले प्रोफेसर केटी शाह, बहुत कम उनके संशोधन स्वीकार हुए। आज देखते हैं क्या लेकर आए हैं वो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। क्या प्रस्ताव उपस्थित करता हूं? बड़ा गजब का प्रस्ताव रखा, लंबा चौड़ा रखा, पढ़ के सुनाता हूं। उपराष्ट्रपति को एक सरकारी निवास मिलेगा। राष्ट्रपति को एक सरकारी निवास मिलता है तो उपराष्ट्रपति को रहने के लिए भी एक सरकारी निवास मिलेगा, और ऐसे परिलाभ और भत्ते दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को दिए जाने वाले परिलाभ और भत्तों से अधिक नहीं होंगे, और जिन्हें संसद कानून द्वारा निश्चित करेगी, और जब तक संसद कानून द्वारा निश्चित ना करे उन्हें 4500 रुपए का वेतन दिया जाएगा, 4500 रुपए वेतन दिया जाएगा। 1948 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उपप्रधान यानी उपराष्ट्रपति के परिलाभ तथा भत्ते उसकी पदावधि में परिवर्तित नहीं किए जाएंगे या कम नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक उपराष्ट्रपति को उसकी पदावधि समाप्त होने पर तथा उसके अवकाश ग्रहण करने पर उसके शेष जीवन काल में ऐसा उत्तर वेतन यानी पेंशन दी जाएगी। 3 बातें ली जा रही है। उपराष्ट्रपति को रहने के लिए भवन दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को वेतन दिए जाएंगे, उपराष्ट्रपति के वेतन में पद पर रहते हुए कमी नहीं की जाएगी, और रिटायरमेंट के बाद में उपराष्ट्रपति को पेंशन दी जाएगी। ये प्रावधान लेकर आ रहे हैं संशोधन के रूप में। आगे वो बोलते हैं, सभा के सम्मुख इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मैं 3 तर्क उपस्थित करना चाहता हूं। मुझे आशा है सभा उन्हें पसंद करेगी। उपराष्ट्रपति के लिए निवास गृह की व्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राष्ट्रपति के लिए। श्रीमान, मेरा यह मत है कि उच्च अधिकारियों को मकानों को किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति किसी के घर जाके कहेंगे मुझे मकान किराए पर दे दो, ये तो ठीक बात नहीं लगती है। इसलिए उपराष्ट्रपति के लिए आप मकान की व्यवस्था कीजिए जैसी आप राष्ट्रपति के लिए कर रहे हैं, ऐसा तर्क वो दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, इस प्रकार ये एक साधारण प्रस्ताव है और मुझे मालूम है कि किसी को इस विषय पर आपत्ति नहीं हो सकती। वह इस प्रकार है कि उच्च शासन अधिकारियों को, जिनको अधिशासी और अन्य प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उन्हें इस स्थिति में नहीं डालना चाहिए कि वो किसी अन्य व्यक्ति की दया पर निर्भर है कि भाई साहब किराया दे दो यार, मुझे रहना है, मुझे अभी भी थोड़ी दिन पहले ही उपराष्ट्रपति बनाया है, 5 साल के लिए मैं उपराष्ट्रपति रहूंगा, थोड़ा सा किराया दे दो ना मकान। ऐसी स्थिति में ना लाए
प्रोफेसर केटी शाह ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरा तर्क उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के संदर्भ में है। मेरे संशोधन के अनुसार संसद के कानून से इसकी व्यवस्था की जा सकती है। बात यह नहीं है कि यह व्यवस्था संसद में कोई प्रस्ताव उपस्थित करके की जाएगी, क्योंकि प्रस्ताव केवल बहुसंख्यक दल के बहुमत से ही स्वीकार हो सकता है, और यह भी नहीं कि यह एक तदर्थ तत्कालीन निर्णय होगा जो समय समय पर बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का वेतन भी तय कर लीजिए और संसद के ऊपर आप बार बार क्यों उसको डिपेंड करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं जिस शब्दावली को प्रयोग में लाया हूं वह इससे भिन्न है, और वह यह कि ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे कि उनको हानि हो। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि तो की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके वेतन में हानि नहीं की जा सकती है। मैं जानबूझकर इस प्रकार की शब्दावली लेकर आया हूं, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई उनको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी दी जाए ताकि उनका जीवन काल एकदम सही ढंग से निकले, और ऐसा मैंने राष्ट्रपति के संदर्भ में भी ये बात कही थी, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं, ताकि ऐसे अधिकारी अवकाश ग्रहण करने के बाद में उनका शेष जीवन है वो सुखद बीते, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं ठाकुरदास भार्गव का। ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के बड़े एक्टिव मेंबर है, जैसा आप जानते हैं, और ठाकुरदास भार्गव ही वो व्यक्ति है, कवि हृदय वाले व्यक्ति है। मैंने पहले भी शायद इसी मंच से कहा, ठाकुरदास भार्गव ही वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में ये कहा था कि ये तो ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का आभूषण है, ये गहना है, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल, ऐसा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। उन्हीं ठाकुरदास भार्गव की बात हम लोग कह रहे हैं। ठाकुरदास भार्गव के नाम से 2 संशोधन है। उपाध्यक्छ महोदय पुकार रहे हैं, क्या रखोगे क्या संशोधन? भार्गव कह रहे नहीं रख रहा हूं, मैं तो उपस्थित नहीं कर रहा हूं। फिर उपाध्यक्ष महोदय 1260, 1261 और 1262 शाब्दिक संशोधन है, मैं पेश करने की परमिशन नहीं देता हूं। 1263 प्रोफेसर केटी शाह के नाम से है, क्या उपस्थित करेंगे शाह साहब? तो शाह साहब कह रहे बिल्कुल उपस्थित करूंगा। तो क्या कह रहे, अनुच्छेद 56 के पैरा ख में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर शब्दों के बाद में निम्नलिखित शब्द रखे जाए। क्या रखा जाए? यथाविधि प्रमाणित कारण से अथवा यथाविधि स्थापित संविधान के खंडन के लिए अथवा ऐसे अपराध के कारण दंडित होने के लिए जिसे राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के अथवा संसद के सदस्य के पद के निर्वाचन के लिए अयोग्य समझा जाता है, अथवा यथाविधि प्रमाणित शारीरिक और मानसिक अयोग्यता के लिए, यथाविधि घूसखोरी और भ्रष्टाचार के लिए। प्रोफेसर केटी शाह उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाएगा उस संदर्भ में कुछ आधार लाना चाहते हैं। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट दैट देयर इज नो क्लियर कट मेंशन ऑफ द बेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में कोई क्लियर कट बेस यानी आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, एंड आई थिंक यू आर अवेयर व्हाट इज द बेसिस ऑफ द इम्पीचमेंट। महाभियोग का आधार क्या ये आप जानते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया क्या ये आप जानते हैं, वो राष्ट्रपति के संदर्भ में। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, एंड इट शुड बी वेरी क्लियर कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाएगा आज संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह यहाँ कुछ आधार जोड़ना चाहते हैं, घूस जैसा शब्द जोड़ना चाहते हैं, दुराचार जैसा शब्द जोड़ने चाहते हैं, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। प्रोफेसर केटी शाह अपनी बात को रखते हुए दुराचार की बात कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, घूसखोरी की बात कह रहे हैं, शारीरिक और मानसिक अयोग्यता की बात वो कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं श्री कामत का। कामत जी 1264 नंबर संशोधन है आपका, मिस्टर ताहिर और जफर इमाम साहब आपके नाम से भी संशोधन है 1266, और महबूब अली बेग साहब के नाम 1269 है। 1264, 1266 और 1269 का आशय एक समान है। इनमें से संशोधन 1264 मुझे अधिक विस्तृत दिखाई देता है। श्री कामत साहब आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं। एच वी कामत साहब आते हैं। जी हाँ श्रीमान, मैं संशोधन रखना चाहता हूं, लेकिन मैंने संशोधन को अलग अलग भेजा था, आपने सारे संशोधनों को क्लब कर दिया और दुर्भाग्य से एक जगह रख दिया, इसलिए मुझे कठिनाई हो रही है। मैं इस संशोधन के केवल तीसरे भाग को उपस्थित करना चाहता हूं और शेष भाग को बाद में रखूंगा समय आने पर, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या 3 संशोधनों को उपस्थित करना चाहते हैं?
तो एचवी कामत साहब कह रहे नहीं, 3 नहीं, मैं केवल तीसरे संशोधन को उपस्थित करना चाहता हूं। क्या है तीसरा संशोधन, जरा देखिए, एग्री टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। अब सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं मैं। आप जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? आप जानते होंगे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में लाया जाता है। शायद मेरे हिसाब से आप परिचित होंगे। राज्यसभा में पहल की जाती है, राष्ट्रपति के संदर्भ में इस प्रकार की बातें लागू नहीं होती, आप जानते हैं। और इस संदर्भ में प्रोविजन हमने इसलिए किया है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज ए एक्स ऑफ ए चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दैट्स व्हाई राज्यसभा ही इनिशिएट करती है। राज्यसभा किस तरह से इनिशिएट करती है वो भी मैं बता देता हूं। राज्यसभा अगर अपनी तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से, पूरी प्रक्रिया सुन लेना जूम वालों और ये यूट्यूब वालों, तत्कालीन सदस्य संख्या शब्द बोल रहा हूं, कोई बताएगा नहीं इस तरह से। अगर राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रस्ताव जाता है लोकसभा में, और लोकसभा अगर उस प्रस्ताव से सहमत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत, 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ऐसी शब्दावली लिखी हुई नहीं है मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखा हुआ है तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत एक, और प्रस्ताव पारित होने के बाद जाएगा लोकसभा में। तो लोकसभा कितने बहुमत से पारित करेगी? क्या कुल सदस्य संख्या का बहुमत, क्या उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, क्या कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, क्या तत्कालीन सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, क्या उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत? ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वहां लिखा हुआ है लोकसभा की सहमति से। अगर उस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरी प्रक्रिया को ढंग से समझने की आवश्यकता है। आज इस विषय पर चर्चा की जाएगी। और कई बार मेरे मित्र लोग पूछते हैं, मैं भी आप लोगों से पूछ लेता हूं प्रश्न, यूट्यूब वालों से और जूम वालों दोनों से पूछ लेता हूं, जरा बताइए, मुझे जवाब दीजिएगा। लोकसभा की सहमति होना आवश्यक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं आपको आर्टिकल 67 पढ़कर सुना देता हूं ताकि आपके समझ में पूरे कॉन्सेप्ट आ जाए। लोकसभा की सहमति लिखा हुआ है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल अभी कुछ बाद में बताऊंगा मैं, सवाल 1 मिनट में। पहले मैं आपको आर्टिकल पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि आर्टिकल 67 विच इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या कहता है, जरा देखिएगा। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना इस्तीफा देगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। दो बातें हैं, तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से तथा जिससे लोकसभा सहमत है। अब मेरा प्रश्न है दोनों से, यूट्यूब वालों से भी और जूम से, बताओ जरा लोकसभा की सहमति का क्या अभिप्राय है? लोकसभा की सहमति का क्या अभिप्राय है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, लोकसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। यह आपके सामने प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। यह प्रश्न पूछा जाएगा एचवी कामत साहब के द्वारा कि साहब ये लैंग्वेज जो है वेग है, ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है। लोकसभा की सहमति से क्या मतलब है? डॉक्टर BR अम्बेडकर आज इसका जवाब देंगे, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। कई बार मेरे मित्र लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये जो कंसेप्ट है संविधान कई बार स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो ये कैसे लें? तो ये यहां से प्राप्त करें, ये यहां से प्राप्त करें। इसी प्रकार के तथ्य, इसी प्रकार की अवधारणा संविधान सभा की बहस को समझने से, संविधान सभा की बहस को देखने से स्पष्ट हो सकती है। जरा देखिएगा, एचवी कामत साहब एक संशोधन लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा की स्वीकृति प्राप्त शब्दों के स्थान पर यह लिख दीजिए एग्रीड टू बाय ए सिमिलर रेजुलेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे लोकसभा ने इसी प्रकार के संकल्प द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।
वो कह रहे हैं एच वी कामत साहब के, जिस तरह से राज्यसभा अपनी तात्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा भी ऐसा करेगी, ऐसा लिख दीजिए, एच वी कामत साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मुझे आश्चर्य है कि मसौदा समिति ने इस भाग में इस प्रकार के शब्द रखकर मनोरंजनपूर्ण ढंग से अस्पष्ट होने का क्यों निश्चय किया। इस अनुच्छेद में मसौदे में केवल यह कहा गया कि इस संकल्प को लोकसभा की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। ये सभी स्वीकार करते हैं कि संक्षिप्त, स्पष्ट और सारपूर्ण विवरण एक उत्कृष्ट संविधान का लक्षण है, किंतु कोई भी ये नहीं कह सकता कि संक्षिप्त विवरण हमारे संविधान की विशेषता है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे संविधान का आकार संसार के अन्य सभी संविधानों से बड़ा है। कुछ लोगों को तो इस पर बहुत ही गर्व है, किंतु इस संविधान के कुछ भागों में मैं देखता हूं कि मसौदा समिति ने संक्षिप्त विवरण करने के प्रति एक विचित्र प्रेम का परिचय दिया है। एच वी कामत साहब कह रहे हैं कि हमारे संविधान तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनने जा रहा है और हम में से बहुत सारे मेंबर्स को इस बात का बड़ा गर्व है। हमने हर बात को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मसौदा समिति यहां पर संक्षिप्त करने में क्यों एक विचित्र सा काम करने जा रही है। जब बात उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आई तो बड़ा शॉर्टकट अपनाया गया। और दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति के ठीक बाद में दूसरा पद होता है उपराष्ट्रपति, नंबर 2 पर है। राष्ट्रपति के संदर्भ में जितने अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए, जितनी बातें स्पष्ट की गई, उसकी तुलना में उपराष्ट्रपति की कुछ है ही नहीं। कई बार मेरे मित्र लोग पूछते हैं, मुझे भी अभी जूम पर मैसेज दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब आज का अनुच्छेद जो है वो कौन सा है जिसके बारे में आप चर्चा भी कर रहे हो। अनुच्छेद 55 की जब चर्चा कर रहे हो तो आज का वो कौन सा अनुच्छेद है। आप देखेंगे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल है। आप देखेंगे अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि दे रखी है। आप देखेंगे अनुच्छेद 56 में कार्यकाल दे रखा है। आप देखेंगे अनुच्छेद 57 में री इलेक्शन दे रखा है। आप देखेंगे अनुच्छेद 58 में योग्यता दे रखी है। आप देखेंगे अनुच्छेद 59 में शर्तें दे रखी है। आप देखेंगे अनुच्छेद 60 में शपथ दे रखी है। लेकिन अगर आप यही बातें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 66 और 67 दो ही अनुच्छेद में सब निपटा दिया। योग्यता भी वहीं पर, शर्तें भी वहीं पर, निर्वाचन विधि भी वहीं पर, निर्वाचक मंडल भी वहीं पर, उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि भी वहीं पर। 2 आर्टिकल में सब कुछ निपटा दिया गया, 66 और 67। जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। लेकिन 8 आर्टिकल में एक एक चीज में स्पष्ट कर रखा है कि इसमें योग्यता है, इसमें शर्तें हैं, इसमें निर्वाचक मंडल है, इसमें निर्वाचन विधि है, इसमें कार्यकाल है, इसमें शपथ है, इसमें री इलेक्शन है। एक एक बात स्पष्ट की गई है, लेकिन यहां दोनों आर्टिकल में ही निपटा दिया, 66 और 67 में। एच वी कामत साहब कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों किया। हमारा संविधान तो इस बात के लिए जाना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, हर चीज को हम क्लियर करके लिख रहे हैं, तो फिर यहां हमने क्यों शॉर्टकट अपनाया, एक इतना विचित्र प्रेम हमने इस अनुच्छेद के संदर्भ में क्यों दिखलाया। ये बातें बतलाती है कि उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण नहीं है। ये बातें बतलाती है हमारे संविधान निर्माताओं का जो सोच थी उसको स्पष्ट करती है ये बातें। खैर, एच वी कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। किंतु इस संविधान के कुछ भागों में मैं ये देखता हूं कि मसौदा समिति ने संक्षिप्त विवरण के प्रति एक विचित्र प्रेम का परिचय दिया है, किंतु दुर्भाग्य से इससे स्पष्टता और सुगठन का हनन हो गया। उदाहरण के तौर पर इस स्थान पर यह नहीं बताया गया कि संकल्प के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। यह नहीं बताया गया कि उस पर एक मत होना चाहिए अथवा 2/3 बहुमत होना चाहिए अथवा 3/4 बहुमत होना चाहिए या साधारण बहुमत होना चाहिए। मैं आशा करता हूं डॉक्टर अंबेडकर इस और ध्यान देंगे और इसका उत्तर देंगे, ऐसा एच वी कामत साहब कह रहे हैं। मैं सभा का ध्यान अनुच्छेद 50 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अनुच्छेद 50 यानी आज का अनुच्छेद 61 यानी महाअभियोग, उसके बारे में वो बात करें कि वहां तो सब कुछ चीजें स्पष्ट लिखी हुई है, तो यहां पर आपने चीजें क्यों छोड़ दी गई है, आपने क्यों इन सब चीजों को स्पष्ट नहीं किया है, ऐसा एच वी कामत साहब कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने ये कहा है
कि निष्कासन के संकल्प को संसद की दोनों सभाओं को स्वीकार करना चाहिए, किंतु राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हमने एक ही सभा का संकल्प स्वीकार करना पर्याप्त समझा है। यह एक विचित्र बात है जिसका यह अर्थ है कि हम उपराष्ट्रपति के निष्कासन को राष्ट्रपति के निष्कासन से भी अधिक महत्व दे रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? एच.वी. कामत साहब। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं ठाकुरदास भार्गव, लेकिन ठाकुरदास भार्गव अपना संशोधन उपस्थित नहीं करते हैं। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब का नाम आता है, तो मोहम्मद ताहिर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, चूंकि श्री कामत ने अपने संशोधन 1264 का केवल एक भाग उपस्थित किया है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे अपना संशोधन उपस्थित करने की आज्ञा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं यह नहीं हो सकता है, हमने इस प्रकार की एक प्रथा स्थापित कर दी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य महोदय चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वोटिंग करवाऊं? तो फिर एच.वी. कामत साहब बीच में बोल रहे हैं, अरे सर 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 रुकिए 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 रुकिए, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा संशोधन जिसके 4 भाग है उपस्थित नहीं किया है, उन्हें अपना संशोधन उपस्थित करने दिया जा सकता है। एक्चुअली में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि एच.वी. कामत साहब ने संशोधन रख दिया और उसी से मिलता जुलता संशोधन है मोहम्मद ताहिर साहब का, इसलिए हम रखने की परमिशन नहीं देंगे, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ज्यादा बहस करें तो मैं संविधान सभा में वोटिंग करवा लूंगा कि परमिशन दूं या नहीं दूं। जितने एच.वी. कामत साहब कह, अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं है, मेरे संशोधन के 4 भाग है और मैंने तो केवल एक ही भाग उपस्थित किया है, मैंने बाकी वाले भाग उपस्थित नहीं किया, इसलिए आप मोहम्मद ताहिर को अपना संशोधन उपस्थित करने दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं क्या मैं तीनों संशोधनों को अर्थात संशोधन संख्या 1266, 1267, 1268 को एक साथ उपस्थित कर सकता हूं? तो फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि 1266 को आप उपस्थित कर सकते हैं, क्योंकि 1267 दूसरे समूह के अधीन आता है, इसलिए उसको मत पेश कीजिए। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब इसे पेश करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो मेरा संशोधन इस प्रकार से होगा, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर इनकैपेसिटी और वांट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखिए, ताहिर साहब जो संशोधन लेकर आ रहे हैं उसमें उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक आधार का उल्लेख किया जा रहा है और वह है इनकैपेसिटी। इसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षमता। साथ ही साथ ताहिर साहब जो संशोधन लेकर आ रहे हैं उसमें यह भी बताया गया है कि राज्यसभा उसे कितने बहुमत से पारित करेगी। लिखा हुआ है उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से। दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 67, ध्यान से सुनिएगा मेरे यूट्यूब के साथियों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 67 which is related to removal of the office of the vice president, और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत। ताहिर साहब कह रहे हैं उपस्थित और मतदान करने वालों की बहुमत। आर्टिकल 67 को अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो वहां पर हटाने के आधार का उल्लेख नहीं कर रखा है। ताहिर साहब कह रहे हैं इनकैपेसिटी यानी अक्षमता जैसा शब्द लिख दीजिए। आप जानते हैं ताहिर साहब के संशोधन का क्या हश्र होगा, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 67 के प्रोविजंस क्या है। जरा आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ जूम के साथी प्लीज थोड़ा जल्दी से बताइए जुड़े हुए हैं कौन कौन, जरा देखता हूं। आशा कुमारी जी, सरिता जी, हनुमान फिरोदा जी, आशीष कुमार जी, राहुल भाई, कमलेश सोलंकी जी, चंद्रवीर गर्ग जी, दुर्गा जी, पाइन भाटी जी, राहुल धाकड़वाल जी, संदीप डूडी जी, रामकेश चौधरी जी, कल्पना जी भट्ट, विराट बगड़िया जी, नीतीश कुमार जी, प्राची जी, भरत सिंह जी राठौड़, खेमाराम जी, नरपत जी, शुभम रांका जी, गजेंद्र जी पवार, बेबी जी, रोमा 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 तो ऐप का नाम, मोबाइल का नाम होगा, किरण चोपड़ा जी, ये सब जितने भी जो लोग झूम पे जुड़े हुए, मेरा उनसे आग्रह है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिए। चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा काम है आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी, अवधारणात्मक स्पष्टता के उद्देश्यों को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो अवधारणात्मक स्पष्टता तभी होगी जब आपका सक्रिय भागीदारिता होगी। मेरा ये निवेदन आप लोगों से रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा कि इसमें 470 आर्टिकल, अरे 470 आर्टिकल तो अब है,
है तो 395, लेकिन बहुत सारे अनुच्छेद और जुड़ने की वजह से। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कोई आपके प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि कई बार मैं यूट्यूब पर देखता हूँ ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें थोड़ा सा मुझे बड़ा होता है अफसोस कि यार क्यों नहीं अभी तक कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो पाई, जबकि पूरा का पूरा संविधान बहुत विस्तार से 200 घंटे, 250 घंटे रखा जा चुका। अब तो हम जो पढ़ रहे हैं वो फर्दर पढ़ रहे हैं, उससे आगे का पढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि जब संविधान सभा की ये पूरी बहस हो जाएगी पूरी कंप्लीट, तो हम हो सकता है कुछ और पढ़े, जिससे कि संविधान सभा में जैसे प्रारूप समिति ने कौन कौन से विषय पर चर्चा की थी, हम आगे ये भी पढ़ सकते हैं। इतनी सारी समितियां थी, उन्होंने कौन कौन सी बातों पर चर्चा की थी, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये तो और बहुत डिटेल स्टडी है, तो कम से कम जो मिनिमम बातें हैं जो बता रखी है उसको तो हमको जानकारी में आना चाहिए, नहीं तो ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। विजय कुमार भाई कह रहे हैं सर प्लीज शेयर जूम मीटिंग लिंक। अरे जूम मीटिंग लिंक भी शेयर कर दीजिए यूट्यूब के साथियों को। पर मैं तो जो यूट्यूब को भी देख रहा हूं, इधर मुझे जूम भी दिखाई दे रहा है और मैं लगातार उनके प्रश्नों को देखता हूं, और मुझे जब लगता है कि कोई प्रश्न वाकई में प्रासंगिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करता हूं। लिंक शेयर कर दीजिए यूट्यूब पर भी, ताकि हमारे साथी जो जूम पे जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सके, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, इस संदर्भ में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान प्रावधान ये है कि राज्यसभा ऐसे संकल्प द्वारा जिसे सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो, मैं इसकी जगह पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य रखना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वे सब सदस्य शामिल है जो यद्यपि सभा के सदस्य हो परंतु सभा के में उपस्थित ना हो, परंतु स्पष्टतः इसका उद्देश्य यह है कि संकल्प को वे सदस्य उपस्थित करें और पारित करें जो उपस्थित हो और जो मत देते हो। श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर इस और ध्यान नहीं दे रहे। जैसे ही ताहिर साहब अपनी बात को रख रहे होते हैं तो अचानक उनको दिखाई देता है कि डॉक्टर अंबेडकर उनकी बात को देख नहीं पा रहे, तो वो कह रहे हैं श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर मेरी बात को नहीं देख रहे। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर ताहिर ये चाहते हैं कि आप उनकी ओर ध्यान लगाएं, आप उनकी ओर ध्यान दें। तो जो मेरे मित्र कहते हैं कि साहब ये डॉक्टर अंबेडकर को ही आप संविधान का जनक क्यों कहते हैं, ये जवाब आप देख लीजिए। संविधान सभा की संपूर्ण बहस को देखिएगा, कौन व्यक्ति इस पूरी की पूरी सभा में केंद्र में है, ये आप देख लीजिएगा। मैं कौन होता हूं कहने वाला, या आप कौन होते हैं, ये कौन कह रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य कह रहे हैं। मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं अरे भाई ताहिर साहब कह रहे हैं उनकी बातों की ओर आप ध्यान दीजिए। यानी अंबेडकर जो है सबके आकर्षण के विषय हैं यहां पर संविधान सभा में। 4 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जब मसौदा संविधान रखते हैं, उसी से आप अंदाज लगा दीजिए। और इसके बाद में जब भी कोई सदस्य किसी अनुच्छेद के ऊपर जब संशोधन रखता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन करता हुआ दिखलाई देता है। और आप देखिए ना, सदस्य संशोधन के प्रस्ताव रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, इसके बाद में संविधान सभा के अन्य सदस्य अपनी बात को रखते हैं, और अंत में जवाब कौन देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। आप उसी से अंदाज लगा दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर इस पिक्चर में क्या है, समझ सकते हैं आप। चलिए, मोहम्मद ताहिर, मैं ये कह रहा था कि सभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत शब्दों में वे सदस्य भी शामिल हैं जो यद्यपि राज्यसभा के मेंबर हो परंतु सभा में उपस्थित ना हो। अब सुनिए, गजब की बात ताहिर साहब इशारा कर रहे हैं। राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या का मतलब क्या है, बताओ आशीष भाई। राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या का मतलब क्या है? यूट्यूब, जूम, राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या का क्या मतलब है? और ताहिर साहब उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत जैसी शब्द जोड़ना चाह रहे हैं, तो मतलब बताओ। तत्कालीन सदस्य संख्या का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा में आज के दिन 245 मेंबर है कुल। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो मेरी बहन दुर्गा कह रही है परजेंट मेंबर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तत्कालीन सदस्य संख्या का मतलब क्या मैं बता रहा हूं। जिस दिन सभा में सदस्य उपस्थित हो, आशा कह रही है, बिल्कुल गलत। गजेंद्र पवार, उस समय की संख्या, उस समय की संख्या का मतलब, भारत सिंह जी बताओ, सामान्य बहुमत मतलब बताओ, मतलब बताओ भाई। यूट्यूब वालों, आपके लिए भी प्रश्न है। तत्कालीन सदस्य संख्या का मतलब मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा में अभी 245 सदस्य संख्या है, 10 सीट खाली पड़ी है, खाली पड़ी मतलब स्थान रिक्त है, तो राज्यसभा में 235 जो संख्या है
वो तात्कालीन सदस्य संख्या है। और जो लोग उपस्थित कह रहे हैं, उपस्थित का मतलब तो आज उपस्थित नहीं कह रहा हूं मैं, राज्यसभा की तात्कालीन सदस्य संख्या यानी कुल सदस्य संख्या 245 है, और अगर 10 सीट खाली है तो 235 ये तात्कालीन सदस्य संख्या है, और 245 कुल सदस्य संख्या है और एक भी सीट खाली नहीं है तो 245 ही तात्कालीन सदस्य संख्या। अगर 50 सीट खाली है तो 195 तत्कालीन सदस्य संख्या है। तात्कालीन सदस्य संख्या का मतलब यह होता है, समझ रहे हो? तात्कालीन संख्या का मतलब उस समय उपस्थित नहीं है कमलेश भाई, तात्कालीन सदस्य संख्या का मतलब उपस्थित नहीं है, लेकिन राज्यसभा की वर्तमान संख्या वो है। जैसे मैंने कहा 245, 10 सीटें खाली पड़ी है, निधन हो गया है या चुनाव होना बाकी है, बाई इलेक्शन होना है, जो भी है खाली पड़ी है, तो पीछे बच गए 235 तत्कालीन है। और उन 235 में से 25 लोग उस दिन मीटिंग में नहीं आए तो पीछे बच गए 210, तो 210 उपस्थित है। मैं उपस्थित की बात नहीं कर रहा हूं। 3 प्रकार के आंकड़े हैं। कुल सदस्य संख्या राज्यसभा की 245, 10 सीट खाली है तो हो गई 235 तात्कालीन सदस्य संख्या, उसमें से 25 अनुपस्थित है तो पीछे बच गए 210, वो हो गया उपस्थित लोगों की संख्या। ये 3 शब्दावली है, इन सब को समझना चाहिए। रियली सर आज पता चला आशा कुमारी जी ऐसा कह रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। संविधान के संदर्भ में हम अवधारणात्मक स्पष्टताओं के लिए तो काम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं तात्कालीन सदस्य रखने से तो ये हो जाएगा कि जो सदस्य उस दिन नहीं आया उनका भी बहुमत चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। उपस्थित हो उनका बहुमत नहीं चाहता हूं, मैं तात्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत चाहता हूं। यही डॉक्टर अंबेडकर अभी जवाब देते हुए बात कहेंगे। इसके बाद में महबूब अली बेग साहब का संशोधन आता है। वो क्या कह रहे हैं? सभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, जिससे लोकसभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हो। लो, महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं कि प्रस्ताव जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित हो तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के भी 2/3 बहुमत से। ऐसा है क्या? ऐसा तो किसके बारे में है? ऐसा राष्ट्रपति के बारे में है। महाअभियोग अनुच्छेद 61 कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत। तो ये कॉन्सेप्ट भी, ये संशोधन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी आप देख लेंगे क्योंकि आप कुछ बातें पहले से जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय अब आगे बोल रहे हैं, संशोधन संख्या 5 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती है क्योंकि यह केवल शाब्दिक है। इसी कारण संशोधन संख्या 1268 को भी अनुमति नहीं दी जाती है। इसके बाद में हम 4 संशोधन पर आते हैं जो माननीय सदस्यों को दिए हुए एक समूह में रखे गए। 1267, 1270, 1271, 1272। इसमें 1270 जो है काफी व्यापक है, वो नंद किशोर दास के नाम से है, उसे उपस्थित किया जा सकता है, लेकिन वो उन्होंने उपस्थित नहीं किया। फिर 1267 है जो मोहम्मद ताहिर साहब के नाम से, वो उपस्थित कर सकते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 56 के खंड ख में 14 डेज नोटिस शब्दों के स्थान में 14 डेज नोटिस इन राइटिंग साइन बाय नॉट लेस देन 30 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी 30 सदस्य कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देंगे तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं? 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी और कम से कम 30 सदस्य अगर पूर्व सूचना देंगे तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल 67 में आज के दिन ऐसा लिखा हुआ है? ये प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? मोहम्मद ताहिर साहब लेकर आए। क्या कह रहे हैं? मैं इस विषय के संदर्भ में संक्षेप में कहूंगा, चूंकि राष्ट्रपति के संदर्भ में हम ये स्वीकार कर चुके हैं कि 1/4 मेंबर होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हम ये प्रावधान क्यों नहीं रख रहे हैं कि कम से कम 30 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मुझे आशा है डॉक्टर अंबेडकर मेरे विचार से सहमत होंगे। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय 1273 नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम है, वो के नाम से उन्हें वो परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि शाब्दिक संशोधन है। 1274 उपस्थित किया जा सकता है जो नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम है, वो 1274 उपस्थित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टर्म यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
टर्म पदावधि समाप्त हो जाने के बाद और रेजिग्नेशन और रिमूवल एज द केस में भी, ऐसे शब्द लिख दीजिए, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। इसके बाद में सारे संशोधन जब रख दिए गए तो उपराष्ट्रपति के बारे में जितने संशोधन आने थे इस अनुच्छेद के संदर्भ में, तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा ओके, जितने संशोधन आने थे वो आ गए, अब हम सामान्य चर्चा करेंगे इस अनुच्छेद पर। ऐसे लोग जिन्होंने अपने संशोधन नहीं रखे वो अब इस पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। आर के सिद्धवा जी आ रहे हैं मध्य प्रांत और बराड़ से, जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं आर के सिद्धवा जी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र प्रोफेसर केटी शाह ने अपना संशोधन संख्या 1259 उपस्थित करते हुए कहा था कि उपराष्ट्रपति के लिए एक सरकारी निवास की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए, उनका वेतन फिक्स होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में हमने अनुच्छेद 53 में, जिसमें हमने स्वीकार कर लिया है, ये कहा है कि वो पदेन राज्यसभा का सभापति होगा, इस प्रकार उसका वेतन अवश्य ही निश्चित किया जाएगा। लो कर लो बात, आया ना मजा। जो मेरे मित्र पूछते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो इसका जवाब क्या है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? टेल मी। उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या वेतन है, बताइए जरा, बताओ भाई। महेंद्र बुनकर बताओ, इंस्टा की आईडी बता देंगे, फिलहाल ये बताओ कि उपराष्ट्रपति के लिए वेतन कितना है, बता दीजिए। जूम वाले बता सकते हैं, यूट्यूब वालों के लिए नहीं प्रश्न है, दोनों के लिए है, बताइए। शांति तार लिए 2.5 लाख रुपए नरबत भाई कह रहे हैं। अच्छा, कोई वेतन नहीं है, ऐसी मेरी बहन रक्षा कह रही है। क्या बात है, क्या बात है, कोई वेतन नहीं है। ऐसा क्यों भाई? ये जूम वालों की इस बार शांति कैसे छा गई यार? प्राची 2.5 लाख। पायन भाटी जी क्या कह रहे हैं? जो सभापति के रूप में राज्यसभा को सभापति के रूप में मिलता है। यस, there is no provision of salary for the office of vice president. उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, because vice president of the India is ex officio chairperson of the council of states. वो राज्यसभा के पदेन सभापति है और उन्हें सभापति के रूप में वेतन मिलता है। यही पर तो चर्चा की जा रही है। ये कंसेप्ट देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में हमने अनुच्छेद 53 में यह स्वीकार किया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस प्रकार उसका वेतन अवश्य ही निश्चित किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति जिसका पद बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण है अवश्य वेतन पाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? आर्टिकल 79 में हमने निश्चित कर दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो उनको वहां तनख्वाह दी जाएगी, उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। फिर तनख्वाह के बारे में बात हो गई, फिर आया निवास। उपराष्ट्रपति के लिए रहने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इस बारे में वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, निवास गृह के संदर्भ में प्रोफेसर शाह ने कहा कि आजकल जैसे किराए के नियंत्रण की व्यवस्था है उसे देखते हुए यदि हमें उन्हें निवास गृह उपलब्ध नहीं करवाए तो बड़ा कलह पैदा हो जाएगा और उस कारण से कई प्रकार के दुराचार करने का प्रलोभन आ जाएगा। मैं इस सुझाव को इस कारण स्वीकार नहीं कर सकता। आज हमारी संविधान सभा में एक अध्यक्ष है, उनके लिए कानून द्वारा किसी निवास गृह की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु सरकार ने उनके लिए एक मकान प्राप्त किया है। इसी प्रकार राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के लिए भी सरकार ने मकान प्राप्त किए, यद्यपि वे मकान पाने के अधिकारी नहीं है। मुझे इसका पता नहीं है कि उनसे कितना किराया लिया जाता है, परंतु साधारणतः सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 10% लिया जाता है। इसलिए श्रीमान ये कहना अतिशयोक्ति ही होगी कि यदि हम सरकारी निवास गृह की व्यवस्था नहीं करें तो अधिकारी कुछ समस्या करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रोफेसर शाह ने भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा करी और कहा कि भाई उनके मंत्रियों का वेतन वगैरह, उपराष्ट्रपति का वेतन वगैरह अगर नहीं होगा तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि वे उपराष्ट्रपति सभी मंत्रियों और कर्मचारियों को यथोचित उच्च वेतन इस कारण देना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार अथवा घूस से बचाया जा सकता है। अगर किसी का वेतन में वृद्धि कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार नहीं होगा। आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं मैं ऐसे बहुत सारे गवर्नर को जानता हूं, वो नाम नहीं लेंगे हालांकि,
वो कह रहे मैं ऐसे बहुत सारे वाइसराय को जानता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे उच्च अधिकारियों को जानता हूं जिनका बड़ा भारी भरकम तनख्वाह है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वो करते हैं। आर के सिद्धवा जी कहेंगे अधिक तनख्वाह और भ्रष्टाचार के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा आर के सिद्धवा जी कहेंगे। यदि हम इस तर्क को स्वीकार करें और किसी व्यक्ति को ईमानदार बनाने के लिए उसे अधिक वेतन दें, तो श्रीमान मेरे विचार से ये एक अनग्रल ही बात होगी। एक ईमानदार आदमी आखिर एक ईमानदारी होता है। अरे भाई, जिसकी तनख्वाह अगर महीने की 6,000 है तो भी वो ईमानदार ही रहेगा, और जो बेईमान है, जो 6 लाख कमाता है, वो भी बेईमान ही रहेगा, चाहे उसकी तनख्वाह 6 लाख क्यों ना हो जाए। ऐसा ही आर के सिद्धवा जी तर्क दे रहे हैं। जरा देखिएगा, यदि वो 20 रुपए मासिक भी पाता है तो एक ईमानदार आदमी ईमानदार ही रहेगा। एक बेईमान आदमी यदि वो 20,000 रुपए मासिक भी पाता है तो वो बेईमान ही रहेगा। मैं जानता हूं पहले 5,000 रुपए पाने वाले कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भ्रष्ट पाए गए थे। ये 5,000 उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं कि वेतन और भ्रष्टाचार के बीच में कोई संबंध नहीं है। तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले अपने माननीय मित्र प्रोफेसर केटी साह द्वारा उपस्थित संशोधन 1259 को उठाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए एक सरकारी आवास होना चाहिए, उपराष्ट्रपति को परिलाभ दिए जाना चाहिए, भत्ते दिए जाने चाहिए, 45 रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए और उनके वेतन में किसी प्रकार की पद पर रहते हुए कमी नहीं की जानी चाहिए। उसके बारे में वो कह रहे हैं, कौन? तजमुल हुसैन साहब। वो कह रहा है कि साहब इंग्लैंड में क्या व्यवस्था है, इंग्लैंड में किस तरह से तनख्वाह दी जाती है, उसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। फिर वो प्रोफेसर केटी साह द्वारा उपस्थित दूसरे संशोधन, वो कह रहे हैं, अच्छा एक सेकेंड, ये बताना बहुत जरूरी है यार। वो कह रहे हैं इंग्लैंड में जब इस प्रकार की व्यवस्था है तो भारत के गणराज्य में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए मैं प्रोफेसर केटी साह के संशोधन का समर्थन करता हूं। फिर प्रोफेसर केटी साह का दूसरा जो संशोधन है, क्या कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन कौन से आधार होने चाहिए, उसके बारे में वो क्या कह रहा है, जरा सुन लीजिएगा। मेरे विचार से श्रीमान इस साधारण विषय के संदर्भ में किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है और इसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए और मैं प्रोफेसर केटी साह के संशोधन का समर्थन करता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि श्री कामत का संशोधन को उठाता हूं। श्रीमान, मुझे उसका खेद है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में मैं ये चाहता हूं कि आप निर्णय करें। हम ये देखते हैं कि हमारे माननीय मित्र श्री कामत ने 5 स्पष्टतः भिन्न संशोधनों को एक ही संशोधन में मिलकर भेजा है। अब वो कह रहे हैं, कौन? तजमुल हुसैन साहब, कि अब मुझे एचवी कामत साहब के संशोधन पर आना है। और सर, ये बड़ी गलत बात है कि एचवी कामत साहब ने 5 संशोधन को एक साथ में रख दिया। अब हम किस संशोधन का समर्थन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो सर एक साथ में जब सारे संशोधन रख दिए गए एक ही प्रस्ताव के अंतर्गत, ये तो गलत बात है, ये आप निर्णय करिए, ऐसा तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मुझे इसका खेद है कि संशोधन को उपस्थित करते समय मैंने जो कुछ कहा उससे मेरे माननीय मित्र तजमुल हुसैन ने सुना ही नहीं। वो ऐसा कह रहे हैं, मैंने 4 पृथक संशोधन भेजे थे लेकिन वो एक साथ छप गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो पर रखा तो मैंने एक ही था। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, अरे श्री कामत ने अपने संशोधन का केवल तीसरा भाग उपस्थित किया, दूसरे भाग उपस्थित ही नहीं किए। वो गलती से एक साथ छप गए थे, छपे जरूर थे लेकिन उपस्थित नहीं किया, उन्होंने एक ही भाग उपस्थित किया। तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे, माफी चाहता हूं, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, उस समय मैं संविधान सभा में उपस्थित नहीं था जब ये सारी बातें रखी गई थी। खैर, ये सब बातें इस तरह से संविधान सभा में चलती हैं, आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से संविधान सभा के सदस्य बात रख रहे हैं। इसके बाद में आते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान, उपराष्ट्रपति की 2 प्रकार की क्षमताएं होगी, एक तो वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और दूसरा राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। उसकी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की क्षमता के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि यदि वह संविधान का खंडन करता है तो वह अनुच्छेद 50 की परिधि में अंदर लाया जा सकेगा और उस पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति के पद से निष्कासित किया जा सकेगा। जब वह अनुच्छेद 56 के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा और उसे हटाने का प्रश्न उठेगा तो उस पर वही प्रावधान लागू किए जा सकेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष पर लागू होंगे। वाह भाई वाह, मान गए। ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाए, इस विषय पर चर्चा चल रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति की 2 हैसियत है,
एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। फिर वो ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उन्हें उसी तरह से हटाया जाएगा जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा तो उन्हें उसी तरह से हटाया जाएगा जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं? क्यों आशीष भाई? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उन्हें राष्ट्रपति की भांति हटाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा तो उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में हटाया जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पंडित ठाकुरदास भार्गव, यस, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ये कंसेप्ट क्लियर किए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई देव विक्रम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि आगे जब अनुच्छेदों को पढ़ोगे तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष पद को ग्रहण करेगा और मेरे विचार से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सभा का समय लेने के लिए केवल इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि मेरा ध्यान एक विषय की ओर आकृष्ट हुआ है और उस पर मैं जोर देने के लिए चिंतित हूं। वह है कि उपराष्ट्रपति पर अनुच्छेद 50 के अधीन जब महाभियोग लाया जाएगा और वो सिद्ध हो गया तो वह अवश्य ही पदच्युत हो जाएगा। इस संदर्भ में मुझे आश्वासन दिया गया कि स्थिति स्पष्ट है और अनुच्छेद 56 में प्रहित है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी, परंतु मैंने इसी आश्वासन पर उसे उपस्थित नहीं किया कि नियमों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। मैं इस विषय पर केवल अधिकारियों का ध्यान इस और आकृष्ट करने के लिए बोल रहा हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है कि बिना एक प्रस्ताव द्वारा प्रकट किए खंड ख में प्रभावित है उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 50 के अधीन महाअभियोग के सिद्ध होने पर निष्कासित किया जा सके। उपराष्ट्रपति पर लगाए गए महाअभियोग का सिद्ध होना ही उसके निष्कासन के लिए मेरे विचार से पर्याप्त है और इसलिए स्पष्ट कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं ठाकुरदास भार्गव जी कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उन्हें महाअभियोग से हटाया जाएगा। ये बात लिख देते तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। चलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 56 के संदर्भ में जो संशोधन उपस्थित किए गए उन्हें स्वीकार न करने के लिए मुझे बड़ा खेद है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार करने नहीं जा रहा हूं। क्या कह रहे हैं? किंतु संशोधनों के प्रस्तावकों ने जो तर्क उपस्थित किए उनमें से मैं कुछ का उत्तर देना चाहता हूं। श्रीमान पहला संशोधन प्रोफेसर शाह ने उपस्थित किया। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के वेतन और पेंशन का प्रावधान संविधान में होना चाहिए। प्रोफेसर शाह ने इस प्रश्न को राष्ट्रपति के संदर्भ में भी उठाया था और मैं संविधान में इस प्रकार के प्रावधान को रखने के लिए पहले भी तर्क उपस्थित कर चुका हूं। इस बीच में के संतानम साहब कह रहे हैं क्या यह मैं बता सकता हूं कि द्वितीय अनुसूची में एक स्पष्ट प्रावधान रख दिया गया है? बी.आर. अंबेडकर कह रहे हैं इस संदर्भ में मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं, जो मैं कह चुका हूं उसे मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। अनुच्छेद 56 के उपखंड ख के संदर्भ में कई बातें कही गई। पहली बात यह कही घुसखोरी, भ्रष्टाचार आदि शब्दों को जोड़ देना चाहिए। मेरा तो यह विचार है कि इस प्रकार के विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब महाअभियोग जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है, तो इसलिए इन शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ये कहना चाह रहे हैं। ये सब शब्द अपना आप ही शामिल हो जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र कामत ने भी एक प्रश्न उठाया है जो कुछ हद तक चुलबुलाहट पैदा करने वाला प्रश्न है। उन्होंने ये कहा कि इस अनुच्छेद के उपखंड ख में बहुमत का उल्लेख है, किंतु लोकसभा के संदर्भ में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया। अब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि एच.वी. कामत साहब ने एक प्रश्न उठाया है, एक संशोधन भी रखा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और लोकसभा की सहमति चाहिए। तो एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं लोकसभा की सहमति किस रूप में होगी, कौन सा बहुमत होगा, ये तो स्पष्ट नहीं किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं बड़ी अजीब सी बात है, मेरे लिए ये चुलबुलाहट पैदा करने वाली बात है। आगे वो क्या कह रहे हैं? ये विषय बहुत सरल है। जहां कहीं हमने ये कहा है कि कोई संकल्प पारित होना चाहिए तो यह समझा जाता है कि वह सभा के बहुमत से पारित होगा। जब विशेष प्रकार के बहुमत का उल्लेख करना होता है तभी उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। वाह वाह, मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे यह प्रश्न पूछा है और कई बार मुझसे प्रश्न पूछा है कि साहब अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है और वो प्रक्रिया किस तरह से है ये स्पष्ट रूप से रखा हुआ है। अनुच्छेद 249 में
राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून किस तरह से बना सकती है, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा किस तरह से नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, उसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी है। तो फिर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जब प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाएगा और लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा की सहमति आवश्यक है। उसको आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं रखते हो कि इस सहमति का मतलब क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जहां विशेष बात होगी वहां विशेष बात का उल्लेख करेंगे ना, जहां सामान्य बात होगी वहां उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बात इनहेरेंट है। लोकसभा जब किसी बिल को पारित करती है तो किस बहुमत से पारित करती है? सामान्य बहुमत से पारित करती है। तो इसका मतलब भी यही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने आज कहा। वापस सुनाऊं क्या? जरा देखिएगा, यह विषय बहुत सरल है। जहां कहीं हमने ये कहा है कि कोई संकल्प पारित होना चाहिए तो यह समझा जाता है कि वह सभा के बहुमत से पारित होगा। जब विशेष प्रकार के बहुमत का उल्लेख करना होता है तभी उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। मैं जब आपको यह कहता हूं कि सुबह 7:30 बजे हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप होगी, मतलब होगी, और जब मैं आपको यह कहता हूं कि सुबह 7:30 बजे ऑनलाइन वर्कशॉप होगी और उसमें पेन और डायरी लेकर आना है, तो इसका मतलब पेन और डायरी लेकर आना है। अब आप कहोगे साहब 3 दिन बाद में, सर आज तो आपने पेन डायरी लाने के लिए कहा ही नहीं था, इसका मतलब लाना ही नहीं था, इसका मतलब लाना ही नहीं था, इसका मतलब लाना ही नहीं था। ये तो बात इनहेरेंट है। क्यों वीरेंद्र भाई, बात को समझे ना? आप तो खुद भरतपुर से हैं, हमारे भजनलाल जी साहब भरतपुर से हैं, बड़ा डर लगता है, सीएम साहब वहां से हैं। तो जब पेन और डायरी लाने के लिए कहा जाए तभी पेन और डायरी लाना है। ये नहीं कहना सर आज तो सर पेन डायरी का बोला ही नहीं, तो नहीं बोला इसका मतलब नहीं लाना है, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी कह रहे हैं। चलिए, तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं, नहीं सॉरी, पहले वापस डॉक्टर अंबेडकर की बात को और क्लियर करता हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि उनका यह तर्क है कि यद्यपि हमने राज्यसभा के संदर्भ में किसी विशेष बहुमत का उल्लेख नहीं किया है, किंतु हमने इस शब्दावली का प्रयोग किया है। इस प्रकार का विभेद क्यों किया गया, जरा सुनिएगा। राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत हमने क्यों लिखा, और हमने ये क्यों लिखा कि लोकसभा की सहमति चाहिए, इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं। राज्यसभा के संदर्भ में और लोकसभा के संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसमें अंतर क्यों रखा गया? यह अंतर इसलिए रखा गया कि अनुच्छेद में तात्कालीन शब्द प्रयुक्त हुआ है। तात्कालीन शब्द महत्वपूर्ण है। अभी आज फीडबैक लिंक शेयर मत करना, बहुत बाद में करना है। तत्कालीन शब्द प्रयुक्त हुआ है, तत्कालीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तत्कालीन शब्द का संकेत उन सदस्यों की ओर है जिनके स्थान रिक्त न हो गए हो। उसका अर्थ उन सदस्यों से नहीं है जो उपस्थित है और मत दे रहे हैं। तात्कालीन सदस्य संख्या का मतलब तो यह है जो संख्या वास्तव में है, उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं है। उसका अर्थ उन सदस्यों से नहीं है जो उपस्थित है या मत दे रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण संसद के सभी ऐसे सदस्यों के मतों की गणना करनी होगी जिनके स्थान रिक्त न हो गए हो। हमने ये कहा है तात्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से। ये देखिए क्लियर कर दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बात समझ में आई? तो एचवी कामत साहब कह रहे क्या इसका अर्थ राज्यसभा के समस्त सदस्यों से? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं जी हां, तात्कालीन शब्द आवश्यक है। तो फिर एचवी कामत साहब कह रहे हैं श्रीमान, स्पष्टीकरण के उद्देश्य से मैंने एक बात पूछनी है। और कल हमने अनुच्छेद 50 में 2/3 बहुमत के स्थान में बहुमत द्वारा पारित रखे हैं। अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या हम यहां पर भी यह शब्द नहीं रख सकते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं वापस मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसका कारण यह है कि हमें तात्कालीन शब्द प्रयोग करना पड़ा। वह इसलिए प्रयोग किया गया कि हमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों तथा उन सदस्यों में अंतर करना है जिनके स्थान रिक्त नहीं हुए हैं और जो मत देने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मैंने बहुत जानबूझकर यहां पर तात्कालीन सदस्य संख्या लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूं उपस्थित और मतदान करने वाले अलग संख्या हो, तात्कालीन अलग हो। और याद रखिएगा दोस्तों, केवल आर्टिकल 67 जो आज का संविधान का है उसमें ही तात्कालीन शब्द लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो अलग अलग बहुमत से पारित होते हैं। कुछ ऐसे संशोधन हैं जो उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो
कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होती है। कुछ बातें ऐसी है जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से पारित होती है। कुछ बातें ऐसी है जो उपस्थित व मतदान करने वालों के केवल बहुमत से पारित होती है। कुछ बातें ऐसी है जो तात्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होती है। कुछ बातें ऐसी है जो उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत प्लस भारत के आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुमोदन से पारित होती है। कितनी सारी प्रक्रिया है, ये सब समझना होगा। ये सब समझना होगा तभी भारत का संविधान समझ में आएगा। और इस संविधान की खूबसूरती यही है, शब्दों की जादूगरी है। ये जादूगरी को नहीं समझेंगे तब तक हम भारत के संविधान में जो जादू है उसको नहीं समझ पाएंगे। भारत के संविधान की जो खुशबू है, उस खुशबू की जो महक है, उस महक को नहीं ले पाएंगे। तो महक को लेना है तो ये सारी बातें दूर करनी होगी। कंफ्यूजन कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, अरे काय का कंफ्यूज कर दिया भाई, कंफ्यूजन दूर हो गया ऐसा लिखिए आप तो भाई, कंफ्यूज कर दिया। कैसे कंफ्यूज कर दिया? चलिए आगे चले। अब एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं? क्या मैं ये समझूं कि जब तक इस संदर्भ में स्पष्टीकरण न किया हो संकल्प के पारित होने अथवा स्वीकार होने का यह अर्थ होगा कि वह सामान्य बहुमत से स्वीकार हुआ? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जी हां। अब मैं अपने मित्र मिस्टर ताहिर के संशोधन पर आता हूं। यदि मैं उनको ठीक समझ पाया हूं तो वो कह रहे हैं कि 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। यह अच्छा होगा या बुरा मैं नहीं कह सकता, मैं ये केवल कह सकता हूं कि यह प्रावधान भी उन्हीं प्रावधानों के समान है जो अध्यक्ष के संदर्भ में है। मैंने तो खाली ये प्रोविजन किया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को जिस तरह से हटाया जाएगा उसी तरह से राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव होगा। मैंने तो उस उद्देश्य से इस बात को जोड़ा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2/3 जैसी शब्दावली कैसे ला सकते हैं? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 शब्दावली लाएंगे और लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए सामान्य बहुमत लाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने कहा मैंने तो इसकी समरूपता का ध्यान रखा है। किसी को फीडबैक लिंक की चिंता हो ना हो, मेरी एक बहन है उसको बड़ी चिंता होती है। हर दिन का मैसेज फिक्स है, फीडबैक लिंक। अरे क्या करेंगे, क्या कर लेंगे मुझे बताओ? बस भरा और जाना है, सर्टिफिकेट तो दे देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो आप? अगर इफ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग वी विल प्रोवाइड। हमको क्या दिक्कत है? मुझे याद है फीडबैक लिंक पर मैंने अभी बोला है क्योंकि मेरी बहन जुड़ी नहीं थी ना। ये उसी तरह से जैसे तजमुल हुसैन साहब है तजमुल हुसैन साहब भी उस समय उपस्थित नहीं थे जब एचवी कामत साहब ने बोला था कि मैं संशोधन का एक पार्ट उपस्थित कर रहा हूं, बाकी वाले पार्ट उपस्थित नहीं कर रहा हूं। तो मेरी बहन को अभी मैंने 10 मिनट पहले ही बोला कि मैंने कहा आज फीडबैक लिंक अंत में देंगे, लेकिन क्या करें तजमुल हुसैन। हाँ महेंद्र भाई, कंफ्यूजन दूर लिखना भूल गए थे। हाँ, टेक रिवोल्यूशन संविधान निर्माता जैसे ही आए आप। चलिए, तजमुल हुसैन साहब का नाम तो अब याद रह जाएगा। इस उदाहरण के बाद हम उदाहरण देते इसीलिए तो है ताकि चीजें याद रहे। देखिए 2-2.5 घंटे हम लोग रोजाना बात करते हैं, एक दिन में क्या चर्चा हुई उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो 2 घंटे तक बांधे रखना आप लोगों को, एक्टिवली पार्टिसिपेशन किस तरह से कराया, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां। और आप लोगों ने जो सहयोग किया उसका तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं पर उस कोशिश में आप जब तक अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक वो कोशिश पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए बीच बीच में तजमुल हुसैन साहब का उदाहरण देना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने बात रखी। अब एक एक करके वोटिंग करवाई जा रही है। सबसे पहले केटी साहब का आ रहा है संशोधन, उसके ऊपर वोटिंग करवाई गई। और वोटिंग करवाऊं क्या, प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन पर वोटिंग करवाऊं क्या, आप मुझे बताइए। मालूम है नतीजा क्या होने वाला है? नतीजा हो गया, ये लीजिए संशोधन गिर गया। इसके बाद में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर शब्दों की जगह पर निम्न शब्दावली जोड़ी जाए जिसमें इनकैपेसिटी और 2/3 बहुमत जैसे शब्द होना चाहिए, संशोधन गिर गया। इसके बाद में एग्रीड बाय द सिमिलर रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, संशोधन गिर गया। इसके बाद में द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल प्रेजेंटेड एंड वोटिंग, संशोधन गिर गया। इसके बाद में वही ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्री टू द बाय हाउस ऑफ द पीपल,
शब्द के जगह पर 2/3 रखा जाए, संशोधन गिर गया। इसके बाद में लिखित सूचना राज्य परिषद के कम से कम 30 सदस्यों द्वारा दी जाए, संशोधन गिर गया। इसके बाद में पद त्याग अथवा पद से हटाए जाने पर जैसी भी दशा हो, संशोधन गिर गया। और इस तरह से अनुच्छेद 56 भारतीय संविधान का भाग बन गया। चलिए अब आ रहा है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57, अब हम अनुच्छेद 57 पर चर्चा करते हैं। 2 संशोधन है, मिस्टर नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम है और उनको उपस्थित करने की परमिशन नहीं दी जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरा संशोधन प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम है। प्रोफेसर के.टी. शाह रख रहे हैं संशोधन, क्या कर रख रहे हैं? द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, शब्द के आगे आप लिख दीजिए और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्य आगे लिख दीजिए या उपराष्ट्रपति के कार्य, इस प्रकार लिख दीजिए। तो अनुच्छेद इस प्रकार से हो जाएगा, पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन एनी कंटीजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। ऐसी शब्दावली लिख दीजिए। वो ऐसा कह रहे हैं कौन? प्रोफेसर के.टी. शाह। और इसके बाद में उनका एक उद्बोधन हो रहा है। फिर तजमुल हुसैन साहब का उद्बोधन आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र प्रोफेसर के.टी. शाह ने जो संशोधन उपस्थित किया, मैं उसका विरोध करता हूं। इसके 2 कारण है। 2 कारण क्या है? एक तो वो एक्चुअली में अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान को पढ़ रखा है ढंग से, तो राष्ट्रपति के कार्यों के संदर्भ में, संसद के कानून बनाने के संदर्भ में जो शक्ति है, उसकी जगह पर वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसी शब्दावली को जुड़वाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं तजमुल हुसैन साहब कि ये नहीं जुड़वाई जानी चाहिए, इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाएगी। अब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कोई संशोधन है नहीं के.टी. शाह के अलावा, तो सीधा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का उद्बोधन है। मेरे विचार से इस संशोधन को उपस्थित करने के पूर्व प्रोफेसर के.टी. शाह ने इस पर उतना विचार नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। अनुच्छेद 57 में उपराष्ट्रपति का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया। प्रोफेसर के.टी. शाह चाह रहे हैं उपराष्ट्रपति का उल्लेख हो जाए, क्योंकि जैसा मिस्टर तजमुल हुसैन अभी बता चुके हैं, उनके मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में है। आप समझ रहे हैं, राष्ट्रपति के कार्य और उपराष्ट्रपति के कार्य में अंतर है भाई। और मैं अक्सर, अगर आप लोगों को याद है, पता है, तो मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं है। देयर इज नो फंक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट। इट शुड बी वेरी क्लियर। वाइस प्रेसिडेंट जो भी कार्य करता है, या तो वो राष्ट्रपति के रूप में करता है या राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। ये बात मालूम होनी चाहिए, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर इन संशोधनों को नहीं जोड़ा है, या इन बातों को नहीं जोड़ा है। इसके बाद में वोटिंग करवाई गई, तो प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधन का क्या होगा? प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधन का क्या होगा? संशोधन गिर गया। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अब और कोई संशोधन है नहीं, तो इसका मतलब अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान का क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। अब आएगा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 के संदर्भ में कह रहे हैं कि मेरे सामने कई संशोधन है, लेकिन केवल संशोधन 1281 को ही रखने की परमिशन दी जाती है, लेकिन 1281 भी उपस्थित नहीं किया गया। और इस प्रकार से अनुच्छेद 58 भी भारतीय संविधान का भाग बन गया, बिना कोई विशेष विचार विमर्श के वो भाग बन जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 59 आता है, और उसके ऊपर क्या संशोधन है? मेरे सामने कई संशोधन है। 1282 को मैं पेश करने की परमिशन नहीं देता हूं, क्योंकि अगर पेश कर दिया, क्योंकि इसके प्रभाव से अनुच्छेद ही शून्य हो जाएगा। 1282A उपस्थित किया जा सकता है, लेकिन वो भी उपस्थित नहीं हो रहा है। 1283 और 1284 इन संशोधनों की सूचना मिली है, लेकिन उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। 1285 संशोधन पेश किया जा सकता है, लेकिन वो भी पेश नहीं किया गया। इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब का संशोधन आता है, वो जरा देखिए क्या है। एक्चुअली में आज भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 72, यूट्यूब वाला आप भी बताओ। अनुच्छेद 72 आज का जो अनुच्छेद है, उसमें क्या लिखा, जल्दी से बता दीजिए यूट्यूब जूम वाले। यस विराट भाई, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या बात है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख कर रखा है राष्ट्रपति की। ये जो अनुच्छेद 72 जो लाया जा रहा है इनिशियल स्टेज में, उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के साथ साथ राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, गवर्नर की शक्तियां, राजा महाराजाओं की क्षमादान की शक्तियां इत्यादि जैसी बातों का भी उल्लेख किया जा रहा है मसौदा संविधान में। तो एक
प्रस्ताव लाया जाएगा, एक संशोधन लाया जाएगा कि भाई केवल राष्ट्रपति की रखिए, गवर्नर की वगैरह यहां क्यों रख रहे हैं, राजा महाराजा की तो आप रखिए मत, इस प्रकार की बात लाई जा रही। बात को समझ गए ना? तो तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 59 का खंड 3 निकाल दिया जाए। क्यों? श्रीमान, मेरे विचार से केवल प्रधान को यानी राष्ट्रपति को ही मृत्यु दंड के स्थगन, परिहरण अथवा लघुआदेशन यानी लघुकरण की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वह राज्य का सर्वोच्च प्रमुख है, इसलिए उस सर्वोच्च शक्तियां भी प्राप्त होनी चाहिए। मेरी यह सम्मति है कि राज्य के नरेशों अथवा प्रांतीय गवर्नरों को यह सर्वोच्च शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि मृत्युदंड के संदर्भ में स्थगन हो या परिहरण हो यानी परिहार हो या लघुकरण हो, इस प्रकार की पावर केवल और केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त होनी चाहिए, राज्यपालों को प्राप्त नहीं होनी चाहिए और नरेशों को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो लिख रहे हैं। अनुच्छेद 72 आप लोग जानते हैं, संविधान की शक्तियां राष्ट्रपति की है और राष्ट्रपति को इस प्रकार की जो पावर्स है वो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 72 के अंतर्गत लिखी हुई। मैं चाहूंगा कि आपको एक बार हूबहू पढ़ कर सुना देता हूं ताकि 72(3) के संदर्भ में जो बात है वो बात आपको मालूम पड़ सके। सुनिएगा, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार करने और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत तीसरा जो पॉइंट है वो पढ़ के सुना देता हूं। खंड 1 के उपखंड घ की कोई बात तत्समय पर्वत किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, ऐसा लिखा हुआ है। यानी आप जानते हैं मृत्युदंड के संदर्भ में क्षमा देने की जो पावर है केवल राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए, इस प्रकार के विषय पर बात की जा रही है। और तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि राज्यपाल और नरेशों को तो इस प्रकार की बात हरगिज भी नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद में आर के सिधवा जी आते हैं। आर के सिधवा जी कह रहे हैं मेरे मित्र तजमुल हुसैन का जो प्रस्ताव है कि उसको निकाल दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने जो तर्क उपस्थित किया है कि राष्ट्रपति का प्राधिकार सर्वोच्च है, उनकी ये इच्छा है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। कौन? आर के सिधवा जी। उन्होंने कहा मैं भी इस बात से सहमत हूं, आर के सिधवा जी कह रहे हैं, और नरेशों को तो इस प्रकार की पावर नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम पुकारते हैं कि भाई तजमुल हुसैन साहब ने अपनी बात रख दी है, आपको कुछ कहना है तो कहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय के कहने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी बात को लेकर आते हैं। वो क्या कह रहे हैं? जी हाँ श्रीमान, यह उचित ही होगा कि अनुच्छेद 59 में सन्निहित योजना की रूपरेखा के कुछ शब्दों को स्पष्ट मैं कर दूं। वह इस प्रकार है कि संघीय कानूनों के अधीन घोषित अपराधों के लिए दंड के लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होगी और राज्य के विधान मंडलों के बनाए गए कानूनों के अधीन घोषित अपराधों के लिए दंड के लघुकरण की शक्ति राज्य के गवर्नर को प्राप्त होगी। मृत्यु दंड के संदर्भ में चाहे वह संसद द्वारा पारित कानून के अधीन दिया हो अथवा राज्य के अधीन किसी कानून के अंतर्गत हो, लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को तथा संबंधित राज्यों को दोनों को प्राप्त होगी। योजना इस प्रकार से है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, संघीय कानूनों के अंतर्गत यदि किसी की सजा दी गई है तो समाधान की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होगी, चाहे वो मृत्युदंड भी क्यों ना हो, और राज्य कानूनों के अंतर्गत ये सारी शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त होगी। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र तजमुल हुसैन के संशोधन का उद्देश्य यह है कि राज्यपाल को मृत्युदंड के लघुकरण की जो शक्ति दी गई है वह उससे ले लेनी चाहिए। उपखंड 3 में उस प्रथा का सन्निवेश है जो इस समय प्रवर्तन में है और जिसके अधीन मृत्युदंड के लघुकरण की शक्ति गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों को दी गई है। मसौदा समिति के सम्मुख कोई ऐसा बलशाली तर्क उपस्थित नहीं किया गया जिसको दृष्टि में रखते हुए शक्ति गवर्नर से वापस ली जाती। आखिर अपराध उसी विशेष क्षेत्र में किया जाएगा, इसलिए वो कह रहा है कि गवर्नर को भी मृत्युदंड का माफी का जो समाधान की जो लघुकरण की जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त होगी, क्योंकि वो राज्य कानून के अंतर्गत ऐसा करेगा, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में वोटिंग करवाई गई और तजमुल हुसैन साहब का संशोधन जो था वो संशोधन गिर गया और आर्टिकल 59 जो कि समाधान की शक्तियों से संबंधित है वो संविधान का पार्ट बन गया। अब आया अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के बारे में सबसे पहले केटीएम अहमद इब्राहिम साहब बहादुर, इनका संशोधन है
तो वो अपना संशोधन रख रहे हैं। वो कह रहा है अनुच्छेद 60 के खंड 1 का जो भाग है वो निकाल देना चाहिए। क्यों? मेरा संशोधन का उद्देश्य है कि कम से कम समवर्ती विषय की सूची में दिए गए विषयों के संदर्भ में राज्यों और प्रांतों की अधिशासी शक्तियों का परिरक्षण हो। एक्चुअली में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 73 जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी इस संदर्भ में है। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो अनुच्छेद 73 में बता देता हूं। अनुच्छेद 74 तो फिर मंत्रिपरिषद के संदर्भ में स्टार्ट हो जाएगा, उससे ठीक पहले अनुच्छेद 73 है और उसमें संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। मैं हूबहू आपके सामने रख देता हूं। हेडिंग है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव पावर का कितना एक्सटेंशन होगा उसके बारे में। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषय के संदर्भ में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है वहां तक होगा। किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकारों और अधिकारों के प्रयोग तक होगा। इस विषय पर चर्चा की जा रही है और इस संदर्भ में इब्राहिम साहब बहादुर कुछ संशोधन करना चाहते हैं और उसी विषय पर आगे चर्चा होगी कि भाई यहां पर समवर्ती सूची का भी उल्लेख कर दीजिए, संघ सूची का भी लिखा हुआ है। तो समवर्ती सूची पर तो संघ और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इस प्रकार की बातें यहां पर चल रही है और इन सब का जो जवाब है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर देंगे और बिल्कुल मैं वो चाहूंगा कि आपके सामने रखा जाए। और फीडबैक लिंक भी शेयर इसीलिए नहीं किया क्योंकि सवाल यहीं पर छुपा हुआ है एक्चुअली में, इसीलिए तो फीडबैक लिंक आपके सामने शेयर नहीं किया गया। कोई संशोधन रखना चाह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब, तो उपाध्यक्ष महोदय उन्हें मना कर देते हैं कि ये शाब्दिक संशोधन है, इसलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूं और आपको मैं रखने की परमिशन नहीं दूंगा। ऐसा कहकर उनकी बात को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का उद्बोधन जो है वो जरूर अपने को सुनना पड़ेगा। यहां पर ये सब उसी संदर्भ में चल रहा है। कौन सी बात? एक सेकंड कहां ऊपर नीचे हो गया। हाँ, कि भाई संघ सरकार की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो कहां तक होगी? संघ सूची के विषय तक होगी जैसा कि आज के अनुच्छेद में लिखा हुआ है, या फिर संवर्ती सूची भी तो है। और संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर संसद को और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। जैसा आप जानते हैं राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक है जहां तक राज्य के विधानमंडल को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का क्या होगा, यह प्रश्न यहां पर चर्चा के अंतर्गत आ रहा है। तो जब वो अपनी बात को रख रहे हैं तो इसी के अंतर्गत वो बात कह रहे हैं कि हमारे संशोधनों में जहां केंद्र के लिए उपयुक्त विषय के संदर्भ में विधायी शक्तियां दी गई है तो केंद्र की अधिशासी शक्तियां नियंत्रित भी की गई है। इसलिए मेरे विचार से यह बहुत ही तर्कपूर्ण संशोधन है और इस सभा को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कि यदि सदस्यों को अपनी इच्छा अनुसार, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो इब्राहिम साहब जो बात कह रहे हैं उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो कह रहे हैं मैं ये भी जानता हूं कि यदि सदस्यों को अपनी इच्छा अनुसार मत देने का अधिकार दिया गया और कम से कम यदि उन्हें इस प्रस्ताव पर मत देने की स्वतंत्रता दी गई तो श्रीमान बहुत से सदस्य इन संशोधनों के पक्ष में मत देंगे। श्रीमान मुझे ज्ञात है कि इन संशोधनों के संदर्भ में बहुत से सदस्यों के वही विचार है जो मेरे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं है। संविधान सभा में जो भी मेंबर वोट देता है वो अपनी इच्छा से ही वोट देता है। तो आप ये मत कहिए कि अगर इच्छा अनुसार वोट देने का अधिकार दिया गया तो ऐसा हो जाएगा। आप इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग मत कीजिए। तो इस्माइल साहब फिर बोलते हैं, श्रीमान इस महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में अपने साथियों के जो विचार मुझे ज्ञात है उन्हें मैं आपकी अनुमति से बता रहा हूं। इन संशोधनों से सरकार के कार्य कौशल में वृद्धि होगी जिससे देश का तथा देशवासियों का हित साधन हो सकेगा। इन संशोधनों का उद्देश्य यह है कि भविष्य में केंद्र और प्रांतों के बीच में कलह की बहुत कम संभावना रहेगी, इसलिए मैंने ये संशोधन पेश किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसी प्रकार की जब वो बात कर ही रहे होते हैं, अब सुन लीजिए, जूम के सारे साथी आ जाइए, एक साथ आ जाइए क्योंकि फीडबैक लिंक आ रहा है। वो जस्ट इब्राहिम साहब अपनी बात को कह रहे होते हैं। आज का जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 73 के संदर्भ में जो वो बात कह रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इस तरह के होना चाहिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार संघ सूची तक है वो ठीक है, राज्य
की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार राज्य सूची तक है, वो भी ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची के संदर्भ में क्या, इसको क्लियर कीजिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। फिर वो आगे कह रहे हैं कि मैं ये जो विचार व्यक्त कर रहा हूं, उस विचार के अगर अगर वोटिंग करवाई जाए और सदस्यों को कहा जाए कि अपनी इच्छा अनुसार वोटिंग करें तो मेरे पक्ष में जाएंगे, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं नहीं, इस प्रकार की बातें मत करिए, सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार ही वोट करते हैं। लेकिन इसी बीच उपाध्यक्ष महोदय एक घोषणा करते हैं संविधान सभा में। जूम के साथ ही सारे बहुत ढंग से सुन लीजिएगा क्योंकि फीडबैक लिंक 2-3 मिनट ही रहने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, मुझे अभी सूचना मिली है संविधान सभा में बैठक चल रही है, बैठक ठीक ढंग से चल रही है, वार बुधवार है, उस दिन डेट 28 दिसंबर 1948 है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मुझे अभी सूचना मिली है कि असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी की अचानक मृत्यु हो गई है। असम के गवर्नर है, नाम है सर अकबर हैदरी, उनका अचानक निधन हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं हालांकि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं है, लेकिन देश की आजादी के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा। वो असम के गवर्नर है, उनके पिताजी का भी बड़ा योगदान रहा। फीडबैक लिंक शेयर करो भाई, इनको फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए आप। असम के जो गवर्नर है वो संविधान सभा के भले ही सदस्य नहीं है, लेकिन अचानक उनके निधन की सूचना मुझे प्राप्त हुई है और उनका जो योगदान है देश के निर्माण में, देश की आजादी में, उसके योगदान को ध्यान में रखते हुए हमें संविधान सभा को भी स्थगित करना पड़ेगा, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय घोषणा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मुझे अभी सूचना मिली है कि असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी की अचानक मृत्यु हो गई है। वे इस सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु हम सबको ज्ञात है कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना उत्कृष्ट कार्य किया है और हमें यह भी ज्ञात है कि हम केवल उन्हीं के आभारी नहीं है बल्कि उनके पिताजी के भी आभारी है। भारत सरकार के सारे दफ्तर बंद हो चुके हैं। यह सच है कि श्रीमान गवर्नर महोदय इस सभा के सदस्य नहीं थे, किंतु मेरे विचार से उनके प्रति सम्मान तथा आदर की भावना व्यक्त करने के लिए हमें सभा स्थगित कर देनी चाहिए। सभा कल 10 बजे तक के लिए स्थगित होती है। इसके पश्चात संविधान सभा बृहस्पतिवार तारीख 30 दिसंबर सन 1948 के प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। संविधान सभा के सदस्य नहीं है असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी साहब, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मुझे तुरंत अभी सूचना मिली है और मैं देख रहा हूं कि भारत के सभी दफ्तर सब बंद कर दिए गए हैं। हालांकि वे सदस्य नहीं है, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। असम के वो गवर्नर है, उनके पिताजी का भी बड़ा योगदान है। सदस्य न होने के बावजूद भी हम उनके सम्मान में अभी सभा को स्थगित कर रहे हैं, ऐसी वो घोषणा करते हैं और उसके बाद में संविधान सभा अचानक स्थगित कर दी गई। दोस्तों, हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि हम लोग संविधान सभा जिस तरह से कार्रवाई करती थी उसी तरह की कार्रवाई हम भी करने की कोशिश करें, ताकि आपको इस बात की अनुभूति हो सके कि हम भी संविधान सभा में बैठकर ही संविधान के निर्माण के कार्य को कर रहे हैं। हम भले ही संविधान के निर्माण का कार्य तो नहीं कर रहे, लेकिन संविधान निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा उन योगदान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान सभा में 29 दिसंबर 1948 को जो कुछ हुआ उस पर आज हूबहू चर्चा की गई। सभा अचानक स्थगित कर दी गई क्योंकि असम के गवर्नर साहब का अचानक निधन हो गया। सभा 30 दिसंबर को वापस मिलेगी। हम भी कल 30 दिसंबर 2023 को सुबह 7:30 बजे वापस मिलने वाले संविधान सभा की ये जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाने वाले। यूट्यूब के साथ ही फीडबैक लिंक का इंतजार ना करें, क्योंकि फीडबैक लिंक खाली जूम के साथियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन मेरे यूट्यूब के साथियों का बड़ा रोल है इस बात को आगे तक पहुंचाने का। मैं उनसे लगातार आग्रह कर रहा हूं कि ये बातें जो है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बातें और लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसके लिए हमको ये सारी बातें शेयर करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर शेयर करेंगे तो लोगों तक और बातें जाएगी, तभी हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। क्योंकि हम एक मूवमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, हम एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। भारतीय संविधान जो है एलिट डॉक्यूमेंट नहीं रहना चाहिए, कुछ लोगों का ही दस्तावेज नहीं रहना चाहिए। इसकी खुशबू सब लोगों तक पहुंचे। जो एलिट डॉक्यूमेंट है वो मास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो अभिजात्य दस्तावेज है वो जन जन का दस्तावेज बने और इस मिशन में मेरे YouTube के साथियों की बड़ी भूमिका रहेगी। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को जरूर शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। तो कल सुबह वापस 7:30 बजे मिलते हैं। 30 दिसंबर 1948 को जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करेंगे 30 दिसंबर 2023 को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।